Hello students, we are starting a new chapter today, liberalization, privatization and globalization and appraisal. तो सबसे पहले हम देखते हैं what were the reasons for economic reforms. सबसे पहले हम ये देखते हैं economic reforms क्या है. तो economic reforms, new economic policy 1991 में आई. इसके तीन components थे. There were three components to it. One liberalization, second privatization, third globalization. Liberalization ये कहती है कि जो restrictions है वो हमें remove करने हैं. जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है जैसे कि लाइसेंसिंग वगैरह ये सब हमें रिमूव करने हैं. दिस इज नोन एज लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मींस कि ओनरशिप मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है, ओनरशिप मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो अब पब्लिक सेक्टर के हाथ से निकाल के प्राइवेट सेक्टर को देना है क्योंकि पब्लिक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. और थर्ड थिंग इज ग्लोबलाइजेशन. द वर्ल्ड इज लाइक अ ग्लोब, द वर्ल्ड इज लाइक अ विलेज. इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, जहां पे हम इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं और वर्ल्ड की इकोनॉमी का इंपैक्ट हमारे ऊपर होता है और हमारी इकोनॉमी का इंपैक्ट वर्ल्ड के ऊपर होता है. तो रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पहला है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बहुत समय से खराब परफॉर्म कर रही थी. इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इन पुअरली परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अब प्राइवेटाइज कर दिया जाए. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का. सेकंड, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक्सपोर्ट जब हम करते हैं ना तो हम रिसीव करते हैं, कुछ रिसीट आती है हमारे पास, रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स माइनस एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स. यानी कि इंपोर्ट जब हम करते हैं, अगर कोई देश सिर्फ इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट कम करेगा तो वो बन जाएगा गरीब. और जब देश बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट कम करेगा, वो ऑब्वियसली उसके पास क्या बढ़ जाएंगे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. अब जरा देखने वाली बात है बच्चों, ये वाला पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट के साथ अटैच्ड है. यानी कि जब ये होता है तो अपने आप ये होता है. अगर डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो अपने आप डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होगा ही होगा. अच्छा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्या हुआ? इन्फ्लेशन वेंट ऑन टू इंक्रीज टू एज हाई एज 17%. इट वाज एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? ना कभी पहले हुआ और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ. 17% वाज सच हाई. तो यहां पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहे थे. देन ह्यूज बर्डन ऑफ डेट. हमने डेट ले रखा था, तो एक तो होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट. अब ये दो चीजें मिलकर क्या करती हैं? प्रॉब्लम को और एग्रीवेट कर देती हैं. तो हमारे को ना आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने $7 बिलियन उस वक्त ऑफर किए थे क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ना, इट केम डाउन टू एज लो एज $6 बिलियन. यानी कि ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इट वाज ओनली $6 बिलियन और उन्होंने हमें ऑफर किया $7 बिलियन. आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक. आईएमएफ का फुल फॉर्म है बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. और वर्ल्ड बैंक का एक और नाम पूछ लेते हैं वन मार्कर क्वेश्चन में, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. तो ये आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम. अब लास्ट पॉइंट बचा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. देखो, गवर्नमेंट को दो जगहों से अर्निंग होती है मेनली, एक तो टैक्स से और दूसरी होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, राइट? तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो रेवेन्यू आ रहा था और टैक्स का जो कलेक्शन हो रहा था, उसके मुकाबले जो एक्सपेंडिचर हो रहा था वेलफेयर स्कीम्स पे और जो जैसे होता है ना, हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर है, एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर है, ये ज्यादा हो रहा था. तो चीजें माइनस में चल रही थी, विच मींस देयर वाज एन इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. तो ये एक पॉइंट था इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का. तो ये हमारे रीजंस है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के. आप इनमें से कोई से भी 5 या 4 अच्छी तरीके से याद कर लेना, बाकी 6 कर लो तो बेस्ट है बच्चों. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. ठीक है, तो जरा एक चीज समझने की कोशिश करते हैं. एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. ठीक है, अब जरा देखते हैं एंट्री किसकी? प्राइवेट फर्म की. इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है तो वो हमने कम कर देनी है या रिमूव कर देनी है. दो चीजें, एंट्री एंड ग्रोथ. किसकी? प्राइवेट फर्म की. इसके ऊपर अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि एक रिस्ट्रिक्शन होती थी लाइसेंसिंग. लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा होती थी और हर कोई भी बिजनेस होता था उसके लिए पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ता था. लाइसेंस लेना पड़ता था फॉर सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए, और साथ में डाइवर्सिफाई. डाइवर्सिफाई का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपना होटल चला रहे हो, फिर आपने सोचा चलो मैं एक स्टील फैक्ट्री खोल लेता हूँ. तो आप क्या करोगे? आप डाइवर्सिफाई करो. फिर आपने सोचा चलो मैं एक टेक्सटाइल मिल खोल लेता हूँ. यहाँ पर आपका खर्चा बढ़ेगा, तो आपको ये तो खर्चा तो खैर बढ़ेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी ये सब करने के लिए. इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, तो एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन और सेटिंग अप ऑफ अ न्यू फर्म रिक्वायर्ड लाइसेंस
और यही लाइसेंसिंग को जब हम डी लाइसेंसिंग बोल देते हैं तो वो लिबरलाइजेशन बन जाता है, यानी कि आप हर तरीके के रिस्ट्रिक्शन को या तो कम कर रहे हो या आप उसको हटा रहे हो, राइट। अब ये होता है लिबरलाइजेशन। तो हम एक काम करते हैं, लिबरलाइजेशन की हमने डेफिनेशन देख ली है, इसी के हम टाइप्स देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। लिबरलाइजेशन के हमारे पास ये थोड़ा बड़ा है लिबरलाइजेशन, इसके हम देखते हैं कि थोड़े से टाइप्स हैं हमारे पास रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स के। एक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स, एक है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर क्या था, पहले जैसे मैंने आपको बताया हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अगर सब मान लो सबके लिए लाइसेंस लेना अब जरूरी नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर लाइसेंस जो है वो हटा दिया गया। अब सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ ये रह गया कि आपको जैसे मान लो कोई जैसे टोबैको इंडस्ट्रीज है, लिकर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स है, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है ना उनमें लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज लाइसेंस आपको नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, एक लॉ, एक एक्ट होता था एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट 1969 में आया था। एमआरटीपी एक्ट का फुल फॉर्म था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इसमें क्या था, अगर कोई फर्म मान लो कोई बहुत बड़ी फर्म है, वो अपने एक्सपेंशन मोड में जाना चाहती है, वो नई नई ब्रांचेस ऐड करना चाहती है, ठीक है, तो उससे पहले उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। लेकिन इस एक्ट को मॉडिफाई कर दिया गया और उसकी जगह लाया गया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, जहां पर अब उसको किसी भी तरीके की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, वो अपने एक्सपेंशन अपने आप कर सकती थी, ठीक है। एमआरटीपी एक्ट के अंदर चेंज आया। फिर एक आया डी रिजर्वेशन, डी रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अंडर एसएसआईज। देखिए बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपको पता है ये हमारी एक चैप्टर नंबर 2 में भी हमने पढ़ा है ना। इसके लिए कमेटी एस्टैब्लिश करी गई थी 1955 में, और कार्वे कमेटी उसका नाम था, जिसमें लिमिट रखी गई थी 5 लाख रुपीस के नीचे जो भी है वो क्या मानी जाएंगी, वो मानी जाएंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो बाद में बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर होती हैं एंड दे डील इन नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको स्पेशल प्रमोशन चाहिए होता है। अगर कोई बड़ी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी उसको बनाती है, तो ऑब्वियसली बड़ी कंपनी उससे जीत जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्रोडक्ट्स को उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर देती है। लेकिन इससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट्स की ग्रोथ रुक गई और वो एक्सपोर्ट लेवल के बनने बंद हो गए। तो गवर्नमेंट ने 1991 के बाद क्या कहा कि चलो इन आइटम्स को, जो कि 500 तक नंबर पहुंच गया था, इसको अब हम डी रिजर्व कर देते हैं। और डी रिजर्वेशन का एक दौर चला 1991 के बाद, जैसे डी लाइसेंसिंग का दौर चला, डी रेगुलेशन का दौर चला, प्राइवेटाइजेशन का दौर चला, उसी तरीके से डी रिजर्वेशन का भी एक दौर चला, जिसमें जो आइटम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर थे उनको डी रिजर्व कर दिया गया, ठीक है ना। और यहां पर आप देख सकते हो पब्लिक सेक्टर फर्म्स, ये सिर्फ अब लिमिटेड रह गई थी 3 में। कौन कौन सी थी, रेलवेज। अब रेलवेज लिमिटेड वाज स्ट्रिक्टली, रेलवेज जो थी वो स्ट्रिक्टली अब पब्लिक सेक्टर के लिए रह गई थी। एक रेलवेज, एक एटॉमिक इंडस्ट्री और एक डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस, ठीक है। इन 3 को छोड़ के बाकी सब में अब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अलाउड थी। स्टार्टिंग में ये 17 थी, पब्लिक सेक्टर्स के लिए रिजर्व थी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। 1991 के बाद वो रह गई सिर्फ 8 और 2001 के बाद वो रह गई सिर्फ 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको बोलते हैं कि अब पब्लिक सेक्टर के लिए सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज रह गई। फिर आते हैं हम टैक्स रिफॉर्म के ऊपर। अब चलो फाइनेंशियल पहले खत्म करते हैं।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स क्लियर है? ओके, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स देखते हैं। तो उसमें क्या था, जितने भी बैंक्स थे पहले वो आरबीआई से परमिशन लिया करते थे अगर उनको नई ब्रांच खोलनी होगी। तो एक्सपेंशन के लिए अब उनको आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। नो परमिशन फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई इज अ रेगुलेटर बैंक, इट इज द सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, लेकिन रेगुलेशन के रोल को अब उन्होंने चेंज कर दिया और उसको कैसा बना दिया, रेगुलेटर से बना दिया उसको फैसिलिटेटर। अब वो डिक्टेट नहीं करेगा टर्म्स, वो ये नहीं बताएगा तुम ऐसे करो ऐसे करो, कहेगा मेरे लिए क्या है जो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं ताकि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो बढ़े। तो रेगुलेटर की जगह उसका रोल बदल के आरबीआई का क्या कर दिया, फैसिलिटेटर। ठीक है। और एक जो फाइनेंशियल सेक्टर है, आपके बैंक्स हैं, उनके अंदर अब अलाउ कर दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टिल 74%। 74% तक अब फॉरेन बैंक्स यानी कि फॉरेन पेंशन फंड्स, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स अब पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे बैंक्स के अंदर अप टिल 74% ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है। उसके अलावा ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स केम इनटू ओरिजिन, जैसे कि आईसीआईसीआई वाज द फर्स्ट प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई, राइट। और ऐसे ही एक एचएसबीसी बैंक आया, ये पहला फॉरेन बैंक था। ठीक है। अब हम आते हैं टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर, तो मैं इसको हटा देता हूं। जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उनके लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। आप सबको पता है दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस का क्या करा, इसको रिड्यूस किया, डायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करा। क्यों रिड्यूस किया, ताकि लोग डिस्क्लोज कर सकें अपनी इनकम को, डिस्क्लोजर ऑफ इनकम इजी हो जाए, लोग अपनी अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दें, क्योंकि भाई टैक्स अब कम हो गया, अब हम अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हैं, हम बता सकते हैं हमारी इनकम कितनी है। दूसरी चीज, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनको रिफॉर्म करना है। ठीक है ना। जैसे जीएसटी आया, वन मार्केट वन नेशन वन टैक्स, 2017 में आया, जुलाई में एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है ना, इंप्लीमेंट हो गया जुलाई में, 1 जुलाई से 2017 से। और एक था सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फाइलिंग प्रोसेस, यानी कि अगर हमें अपना टैक्स फाइल करना है तो उसका जो प्रोसेस है उसको भी हम आसान कर पाए आम सिटीजन के लिए, आम पब्लिक के लिए, ताकि उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, ये हमारे हो गए टैक्स रिफॉर्म्स। अब हम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के ऊपर, इसको हटा देते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स जो है हमारे, उसमें हम दो चीजें याद रखेंगे। पहली चीज, फॉरेन एक्सचेंज को बिल्ड करने के लिए क्या जरूरी है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट से जो अर्निंग हो रही है वो बढ़े इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट्स। तो उसके लिए हमने क्या करा, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी कर दिया बाय 20%, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी बाय 20%। रुपी को जैसे ही हमने 20% डिवैल्यू किया, सबसे ज्यादा फायदा एक्सपोर्टर को होगा, एक्सपोर्टर को मिलेगा इंसेंटिव। ठीक है ना, ये चीज है। और डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी प्राइसेस बाय मार्केट फोर्सेस। अब हम क्या कर रहे हैं, मार्केट फोर्सेस के ऊपर हमने छोड़ दिया उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बाय मार्केट फोर्सेस। डिमांड सप्लाई अब डिसाइड करेगा कि रुपी वर्सेस डॉलर एंड अदर करेंसीज कितना होगा। ठीक है, ये कहलाते हैं, आई एम सॉरी, ये इधर आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में आएगा। बच्चे थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे, ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में आएगा। ठीक है, अब आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया धीरे धीरे करके। कोई फायदा नहीं है ना, एक्सपोर्टर ड्यूटी भी पे करे, फिर आपका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या करा, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया।
जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं उस पर ड्यूटी हमने लगाई थी। चैप्टर नंबर 2 में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, जो बाहर से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर लगाएंगे हम इंपोर्ट ड्यूटीज। ये स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ था, लेकिन हमने देखा इससे हमारा खुद का एक्सपोर्ट सेक्टर बेकार हो गया। हमारे खुद के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल के नहीं बन पा रहे थे, महंगे बन रहे थे और क्वालिटी भी खराब थी, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर उससे खराब हुआ। इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर गया। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में इंपोर्ट ड्यूटी को भी रिड्यूस किया गया। ठीक है ना। तो ये कुछ चेंजेस थे जो लाए गए, और ये सब कहलाते हैं लिबरलाइजेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक लिबरलाइजेशन यहां पर फिनिश हो जाता है। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं हम प्राइवेटाइजेशन। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट and control, transfer of ownership, management and control of PSUs। PSUs क्या है बच्चों? Public sector undertakings from government या public sector to private sector। ये जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से होती है। एक तो होती है जैसे आपने आउटराइट प्राइवेटाइजेशन कर दी, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, जिसमें हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। सपोज कोई छोटी सी कंपनी है 1000-2000 करोड़ की, 500 करोड़ की, तो वो एक बारी में बिक जाती है। लेकिन मान लो कोई 1 लाख करोड़ की बड़ी कंपनी है गवर्नमेंट, तो वो कैसे होगी? 2 लाख करोड़ की कंपनी है बड़ी, तो कैसे होगी? वो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू होगी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, लेकिन वो कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है ना। तो जब हम अपने शेयर्स बेचते हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो पब्लिक सेक्टर क्या करता है? प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो अपने शेयर्स को लॉन्च कर देता है, वो प्राइवेट प्लेयर्स उन शेयर्स को खरीदने लगते हैं। दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट बाय दैट पब्लिक कंपनी। तो ये हमारा हो गया प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है? कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं आपको बस। एक, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। इंटीग्रेशन क्या होता है? कि जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इंटीग्रेशन, इंटरडिपेंडेंस, कोहेसिव इकोनॉमी। कोहेसिव, ये क्या है? इकोनॉमी के लिए वर्ड यूज हो रहे हैं सारे, ये सारे वर्ड्स इकोनॉमी के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, जब आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमी का उसके ऊपर इंपैक्ट होता है, और आपकी इकोनॉमी का किसी और इकोनॉमी या वर्ल्ड के ऊपर इंपैक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इंटरडिपेंडेंस का नाम है। आप समझ रहे हो ना? जब आपकी इकोनॉमी, अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा जब आप टैरिफ्स हटा दोगे। टैरिफ्स क्या होते हैं? जिन्हें हम कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज, या इनको रिड्यूस कर दोगे। रिमूवल ऑल टुगेदर और रिडक्शन, या तो पूरी तरह हटा दो या रिड्यूस कर दो। टैरिफ्स को हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स, क्योंकि ये ट्रेड के ऊपर लगते हैं। लेकिन एक चीज और होती है जिन्हें हम कहते हैं कोटा रिस्ट्रिक्शंस। कोटा रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि कितना सामान आएगा, या तो उसको हटा दो या फिर उसको रिड्यूस कर दो। इन्हें हम बोलते हैं नॉन ट्रेड बैरियर्स। यानी कि आप ट्रेड बैरियर भी हटा दोगे, नॉन ट्रेड बैरियर्स भी हटा दोगे, जिससे कि एक ऐसी इकोनॉमी तैयार होगी जो कि वर्ल्ड लेवल पर एक कंबाइंड इकोनॉमी टाइप होगी, कोहेसिव इकोनॉमी। उसी वजह से WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन, यहां इसको कंप्लीट कर लेते हैं। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसने किसको रिप्लेस किया था? गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है बच्चों। 1 जनवरी 1995 में बनी है। इसने इसको रिप्लेस किया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। और इसमें अभी 164 मेंबर्स हैं एज पर योर बुक। इंडिया इज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स। इंडिया क्या करता है? इंडिया जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनकी तरफ से वॉइस रेज करता है, और वो लोगों को बताता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट क्या क्या हैं।
ठीक है ना, और उनको डेवलप्ड कंट्रीज किस तरीके से इकोनॉमिकली क्या करती हैं, डोमिनेट करती हैं, तो उनके लिए वॉइस रेज करता है। यहीं पर हम फंक्शंस निपटा लेते हैं फटाफट, ठीक है, ये देख लिया आपने। अब हम आ जाता है फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, फिर हम डब्ल्यूटीओ करके फिर ग्लोबलाइजेशन को डिटेल में करेंगे, डब्ल्यूटीओ करके इसको भी डिटेल में करेंगे। सो फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस देखते हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, सारे वो स्टेप्स उठाएंगे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो, कोई भी ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे जो एनवायरनमेंट के लिए हैजर्डस हो, ठीक है ना। रूल बेस्ड, तो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट हो गया, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। रूल बेस्ड ट्रेड रिजीम, इसका मतलब क्या है कि जो रूल है वो डिसाइड करेगा आर्बिट्रेरीली, यानी कि अपनी मर्जी से कोई डेवलप कंट्री कहती है कि ये रूल है, कोई मान लो स्ट्रॉन्ग कंट्री कहती है ये रूल है, हम तो इसको डिक्टेट करते हैं, हम इसको बोलते हैं सबको फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू फॉलो द रूल बेस्ड ट्रेड रिजीम, ठीक है ना। सर्विसेज, भाई गुड्स में तो ट्रेड होता ही रहता है, लेट अस आल्सो डू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड ऑफ सर्विसेज, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड ऑफ सर्विसेज का भी ट्रेड बढ़ाया जाए, जैसे कि इंश्योरेंस हो गई, जैसे कि कुरियर सर्विसेज हो गई, जैसे कि कंसल्टेशंस हो गई, ठीक है, इनका भी सर्विसेज बढ़ाया, इनका भी बढ़ाया जाए। रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करा जाए। भाई ट्रेड क्या करता है बच्चों, बेटर यूटिलाइजेशन करता है। मान लो एक कंट्री है, उसके पास कोई प्रोडक्ट है, वो दूसरी कंट्री के पास नहीं है, तो वो उसको वो दे देगा, थोड़े से महंगे दामों में दे देगा, जैसे ऑयल के साथ होता है, कभी कभी फूड ग्रेन्स के साथ होता है, वेजिटेबल्स के साथ होता है, फ्रूट के साथ होता है, ड्राई फ्रूट के साथ होता है, पहनने वाले कपड़ों के साथ होता है, यू नेम इट एंड द आइटम्स इट इज देयर। तो ये जो रिसोर्सेज होता है इनका बेटर यूटिलाइजेशन होता है, ज्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रेड। तो इसमें भी डब्ल्यूटीओ हेल्प करेगी अगर प्रॉपर ट्रेड हो पाएगा। और रिमूवल ऑफ टैरिफ्स, जो टैरिफ्स हैं ये ट्रेड के दुश्मन हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एरियाज डेवलप हो, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज लेवल फील्ड पर एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें, तो हमें वहां पे टैरिफ्स को हटाना होगा। रिमूवल ऑफ बोथ टैरिफ्स एंड जिसे हम कहते हैं ट्रेड बैरियर्स, ये रहा, एंड ऑल्सो नॉन ट्रेड बैरियर्स लाइक कोटा रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। आपने डब्ल्यूटीओ समझ लिया बच्चों, इसको हम अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। 1991 वाला चैप्टर चल रहा है, अभी हम करंट की तरफ नहीं है, बट 1991 के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। Foreign exchange, sorry, foreign capital, foreign technology, devaluation of rupee, रुपी इंडिया की करेंसी है ना, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, ठीक है ना, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, – 1992 से 97 तक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस हो गई, कितने से 250% से 250% से एज लो एज 10%। तो सबसे पहले देखते हैं फॉरेन कैपिटल। देखो पहले अलाउड नहीं था कि फॉरेन कैपिटल इंडियन इंडस्ट्रीज में आ सके, तो जब हमने लिबरलाइजेशन किया, कहते हैं ना लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन, तो सबसे पहले जब फॉरेन कैपिटल हमने अलाउ किया तो हमारे यहाँ पे हमने कुछ एक लिस्ट बनाई कंपनीज की, उन इंडस्ट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज की एक लिस्ट बनाई।
उन इंडस्ट्रीज के अंदर विदाउट परमिशन तक ₹1 करोड़ अलाउड था कि फॉरेन से आ सकता है। हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज कहा गया इनको। क्या कहा गया? हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री। और उसी तरीके से फॉरेन टेक्नोलॉजी भी अलाउ हुई। टेक्नीशियंस कुड बी ट्रांसफर्ड, टेक्नोलॉजी कुड बी ट्रांसफर्ड। फॉरेन लेबोरेटरीज के अंदर हम टेस्टिंग कर सकते थे, वो हमारे यहाँ के टेस्टिंग कर सकते थे। इस चीज को भी अलाउ किया गया एक लेवल तक। तो टेक्नोलॉजी एज वेल एज कैपिटल वर अलाउड टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। लेकिन कहाँ पर? ओनली इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। और एक सम डिसाइड किया गया, अमाउंट डिसाइड किया गया, लाइक ₹1 करोड़ बिना परमिशन के आप अलाउ कर सकते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी बाय 20%, 20% तक, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रुपी की डिवैल्यूएशन अलाउ कर दी गई टू बूस्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, टू बूस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, रुपी वॉज मेड सेमी कन्वर्टेबल। रुपी को पहले सेमी कन्वर्टेबल बनाया गया इन 1992 एंड फुली कन्वर्टेबल बनाया गया, फुली कन्वर्टेबल इन 1993, ठीक है। ये दो लैंडमार्क्स याद रखेंगे, एमसीक्यू के लिए अच्छे हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1992-97, जो कि 8 5-year प्लान है, एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी लाई गई, ठीक है ना। तो देखो, एक तो होता है कि हम एक्सपोर्ट को अच्छा करेंगे, इंपोर्ट को अच्छा करेंगे, जो भी है हम एक अच्छा करेंगे इसके अंदर, लेकिन जब एक डेडिकेटेड पॉलिसी लाई जाती है तब गेम चेंज होता है। तो वो 1992-97 में 8 5-year प्लान में लाई गई। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, आप सोचो बाहर से सामान आ रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी 250%, तो 100 रुपये की चीज़ तो अपने आप 350 रुपये की हो जाएगी, राइट। 100 रुपीज़ की चीज़ 350 की हो जाएगी, तो बचेगा क्या? इंपोर्टर तो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर सामान और महंगा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? जो कंट्री हम किसी कंट्री को अलाउ नहीं करेंगे तो वो भी हमें अलाउ नहीं करेगी, सही बात है ना। और उसको रिड्यूस करके फिर 10% तक लाया गया। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स थे जो हमारे ऊपर ग्लोबलाइजेशन के हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। बट उसके बाद एक छोटी सी बात देखते हैं, डिबेट स्टार्ट हुई। किसके बीच में डिबेट स्टार्ट हुई? कुछ लोग कहते थे कि ग्लोबलाइजेशन अच्छी है, तो ग्लोबलाइजेशन को कुछ लोग सपोर्ट करते थे, और कुछ कहते थे नहीं, ग्लोबलाइजेशन अच्छी नहीं है। तो वो देखते हैं क्या क्या आर्गुमेंट्स देते थे। तो जो ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट में थे वो ये कहते थे कि देखो, इससे हमें टेक्नोलॉजी मिलती है। पर ये तो बात पक्की है ना कि आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी। जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, जैसे मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा किया, ऑटोमोबाइल ने बहुत अच्छा किया, इलेक्ट्रॉनिक गुड आइटम्स ने बहुत अच्छा किया, और बाद में फिर आईटी ने बड़ा अच्छा किया 1995-96 के बाद। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज, इनको भी ग्रोथ मिली है, इनको भी ग्रोथ मिली है, ये बात बोली गई, समझ रहे हो ना। अब देखो, एक सिंपल सी बात है, ये तो फेवर की बात हो गई। अब वो कहते हैं कि तुम्हारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, ये भी एक फ़ायदा है, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, ये भी एक फ़ायदा है, तो ये तो कुछ हो गया। लेकिन अगेंस्ट भी है कुछ। अगेंस्ट क्या है? कि ज़्यादा फ़ायदा डेवलप्ड कंट्रीज़ को हुआ है, कि जितना फ़ायदा डेवलप्ड कंट्रीज़ को हुआ है वो इम्पार्शियली वेरी हाई, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इनको। अगर सपोज, मैं वैसे ही कह रहा हूँ एग्जैक्टली, तो पता नहीं टर्म्स कितने नंबर्स हम ऐसे एसेस नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट सपोज अगर डेवलप कंट्रीज ने हमको ₹1 का फ़ायदा दिया, तो वो हमसे बदले में ₹50 का फ़ायदा ले गए। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट कहती है यार मेनली फ़ायदा डेवलप कंट्रीज को हुआ है। फिर क्या हुआ है? जो वैल्यूज़ हैं, जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, सोसाइटी है, आप देखो ना उस पर कितना फ़र्क पड़ा है। वो और ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का ना एक ट्रेडिशन होता है, एक सोसाइटी होती है उनकी अपनी, एक रूरल होती है, एक विलेज होती है, एक टाउन वाली होती है ना, एक अपना एक कल्चर होता है। जब वेस्टर्न इकोनॉमीज़ आती है ना, वो उस कल्चर को डाइल्यूट कर देती है, हर जगह वेस्टर्नाइजेशन फैल जाती है, तो जो ओरिजिनल चीज़ है वो तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गई ना। तो वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हुई वैल्यूज सोसाइटीज़ की आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। और मैं खुद कहता हूँ ये चीज़ आफ्टर 1991 बहुत तेज़ी से हुई है, बहुत तेज़ी से हुई है, राइट। तो ये ग्लोबलाइजेशन के फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या ये एडवांटेजेस रहा हमारे लिए? देखते हैं जरा, ठीक है। एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ गए, नो डाउट हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। हमारे जो एक्सपोर्ट्स है ना वो बढ़ गए, क्यों? क्योंकि 1991 के बाद हमने कुछ चीजों में एक्सपोर्ट्स करे। किस चीज में करे? हमने ऑटोमोबाइल में अच्छा कर रहे थे हम पहले से भी,
1950 1990 में भी हमने अच्छा किया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में हम लोग अच्छा कर रहे थे, वी कंटिन्यू टू डू सो, और हम अच्छा कर रहे थे इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हमने यहां पे कुछ ऐड किया और वो था गेम चेंजर आईटी। आईटी से हम सॉफ्टवेयर के तो जायंट बन गए, ठीक है ना। हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने लगे, कॉल सेंटर्स इंडिया में खुल गए, तो ये आईटी में हमने एक्सपोर्ट जनरेट किया, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, वो आप पढ़ते रहते हो, तो एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ गया, ठीक है ना। दूसरा, रिजर्व्स बढ़ गए। कौन से रिजर्व्स? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए। आप सोचो, जब हम 1991 में हमारे रिजर्व्स सिर्फ $6 बिलियन तक रह गए थे, लेकिन अगर आप अभी चेक करोगे तो ये $650 बिलियन प्लस है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं ना किसी भी कंट्री की, एक्चुअली में कहते हैं ना कि उसका स्टेटस क्या है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बताते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़ गए, ये एक फायदा हमको हुआ, काफी ज्यादा बढ़ गए। अभी तो हम टॉप में आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, टॉप 4 में आते हैं अब। तो ये हमारा हो गया $650 प्लस है अभी, ठीक है ना, बिलियन। उसके अलावा ग्रोथ रेट हमारा बढ़ा। किसका ग्रोथ रेट बढ़ा? इकोनॉमी का ग्रोथ रेट। इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ा जिसने जीडीपी को बढ़ाया। देखो, अगर आपका जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। टुडे वी आर द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना। आज हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन सोचो कभी हम टॉप 10 में भी नहीं थे। तो ये धीरे धीरे होता है, लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आप इकोनॉमी का एटलीस्ट साइज तो बढ़ाओ, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। हाँ, और पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम वगैरह आप पढ़ोगे और चैप्टर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमी का बड़ा होना बहुत ज्यादा कह सकते हैं, इट्स द मेन थिंग। तो वो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट आया 7 to 8% भी बीच में पहुंचा है, 7.5 भी पहुंचा है, जिसमें हमारा एलपीजी का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। जब से हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, देखो अगर हम अपने चाइना और पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान ने 1988 में और चाइना ने 1978 में अपनी इकोनॉमी को ओपन ऑलरेडी कर दिया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए थे। वी वर लैगिंग बिहाइंड। हमने 1991 में अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, लेकिन जब ओपन किया तो उसके फायदे हमें मिले। हाँ, हमने एलपीजी लाए और हमने अपने आप को बड़े डिस्कशन के साथ ओपन किया, जिसका फायदा हमें ये हुआ कि हमारा जीडीपी भी बढ़ा, फिर उसी, समझ रहे हो ना बच्चों, उसी हिसाब से। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आना शुरू हुआ, ये भी एक फायदा हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़ा, ठीक है ना। यहाँ पे बाहर की फर्म्स ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, बाहर लोग जो थे, जो बाहर गए थे, वो रेमिटेंसेस भेजते थे इंडिया में, तो क्योंकि इंडिया में बैंक्स हायर इंटरेस्ट रेट देते थे, तो एक तरीके से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। एफडीआई एज वेल एज, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दोनों बढ़ने लगे, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़ा। इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 17% तक हमारी इन्फ्लेशन पहुंच गई थी 1991 में, जो अनप्रेसिडेंटेड थी, ना कभी ऐसा पहले हुआ था, उसके बाद भी कभी इतनी हाई लेवल पे नहीं गई। तो एसेंशियल कमोडिटीज की डिमांड जब बहुत बढ़ जाती है और उनकी जब रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाती है कि उनका लैक होने लग जाता है, दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन, ठीक है ना, दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन गॉट कंट्रोल्ड, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन पॉसिबल हो पाया। एंड प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज्ड, ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हुई, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हो, ये सब इसके प्लस इंपैक्ट्स हैं। तो अब प्राइवेट सेक्टर आया तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, उसने क्या कहते हैं, नई चीजों को नई तरीके से देखा, एफिशिएंसी बढ़ी, कंपैरेटिवनेस बढ़ी, ये सब चीजें, ठीक है बच्चों। जो जहां पे फायदा होता है वहां थोड़ा कभी कभी नुकसान भी होता है, तो उसी तरीके से आर्गुमेंट अगेंस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हमें देखने को मिले। जैसे कुछ जगहों पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, ये भी एक चीज थी, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। देखो जहां पे एजुकेशन टेक्निकली उतनी साउंड नहीं थी, या लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, या बड़ी कंपनीज आ गई, वो छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इन सबके एरिया को उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो लोग अनएम्प्लॉयड भी हुए, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक इसका ड्रॉबैक है, ठीक है ना। निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, जॉब प्रोवाइडर है। हमारे यहाँ 2011 के सेंसस के हिसाब से 48.9% लोग वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे, यानी कि बैकबोन है कहीं ना कहीं।
हालांकि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन गिरता जा रहा है, जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का रहा है ना, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमें बढ़ाने की जरूरत है। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, हमने जैसे सब्सिडीज रिड्यूस कर दी, जिससे जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उनको नुकसान हुआ कहीं ना कहीं। हमने ये सोचा था कि सब्सिडीज हमने क्यों रिड्यूस करी, ताकि हम फॉरेन लेवल पे अपने किसान को compete कराएं, बट फॉरेन कंट्रीज चुपचाप सब्सिडीज दे देती हैं, और यही WTO में बहुत बड़ा एक डिस्कशन का रीजन बन जाता है, जहां पे इंडिया कहता है नहीं आप लोग ऐसा मत करो, बट वो सुनते नहीं है कई बार, तो हमारा किसान जो होता है वो ड्रॉबैक पे आ जाता है, ठीक है ना। तो सब्सिडीज गिराने से नुकसान भी हुआ। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर की जो स्पेंडिंग थी ना, पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर जो था, जिसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो रिड्यूस किया। जैसे कि इरिगेशन पे स्पेंडिंग होती है, रोड्स के ऊपर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होती है, रिसर्च पे होती है, मार्केटिंग एंड एक्सटेंशन पे होती है, वो जब रिड्यूस होती है, जो पावर सप्लाई है, वो सब चीजें जो हम एक्सपेंडिचर देते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े, 1991 के बाद उसको भी थोड़ा सा कम किया गया, उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट हुआ होगा। उसके अलावा कैश क्रॉप्स की तरफ थोड़ा सा मूव हम कर गए, और इससे जो सेल्फ सफिशिएंसी होती है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं वो भी कॉम्प्रोमाइज हुई होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन कैश क्रॉप्स क्योंकि अच्छा रिटर्न देते हैं, तो फार्मर्स का जो इंक्लिनेशन था वो कैश क्रॉप की तरफ चलता चला गया। ठीक है बच्चों, तो ये था। अब आते हैं इंडस्ट्रीज में भी ऐसे ही हुआ। इंडस्ट्रियल जो था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, देखो पहली चीज तो ये कि बाहर से प्रोडक्ट आने लगा, तो जो फॉरेन कंपैरेटर्स थे, जैसे कि स्पेशली चाइना, एंट्री ऑफ चाइना इन 2005 इन WTO, जनवरी 1 2005 एंट्री ऑफ चाइना इन WTO, तो उन्होंने इंडिया में बहुत सारा सामान अपना, ठीक है, डंप करना शुरू किया। फॉरेन कंपटीशन जो था वो बढ़ा, ये जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे ये चीप थे और टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, जिसकी वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो हिट हुई। समझ रहे हो ना, इंडियन इंडस्ट्रीज को कंपटीशन मिला और हम उसके लिए उतने ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो ये चीज रही। तो चीप प्रोडक्ट्स भी थे, उन्होंने हमें रिप्लेस किया, और इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर 100% हुआ। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज वाला पॉइंट हो गया। आप देख रहे हो ना कैसे हम अब इसकी अगेंस्ट वाले पॉइंट्स उठा रहे हैं। दो तीन चीजें और देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। लोगों के अंदर कंज्यूमरिज्म आया। कंज्यूमरिज्म क्या होता है कि हम प्रोडक्ट्स खरीदने लगे महंगे महंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के पीछे भागने लगे, और उससे हमारे खर्चे बढ़े। लाइफ पहले सिंपल थी, लेकिन बहुत ज्यादा अब आप देख रहे हो ब्रांड्स की तरफ हम इंक्लाइंड है। ये बेसिकली MNCs के आने के बाद हुआ इंडिया में। तो स्प्रेड ऑफ, इसे कहते हैं कंज्यूमरिज्म, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे मान लो फोकस होता है, व्हाट मैटर्स शुड बी फोकस्ड। हमारे यहाँ देखो 70% जो वर्कफोर्स, अगर आप ध्यान से देखोगे, वो किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर, और किसमें इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री। लेकिन इनमें इतनी ग्रोथ नहीं आई। इसकी जगह कहीं ना कहीं हम लोग, जैसे रियल एस्टेट में अच्छा किया हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा किया है ना, IT में अच्छा किया। लेकिन ध्यान से नोट करो 70% वर्कफोर्स तो यहां पर है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे फोकस नहीं कर पाए उतना ज्यादा। बैंकिंग सेक्टर में हमने अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। टर्शियरी सेक्टर में हमने बहुत अच्छा किया, जहां पे हमारी सर्विसेज हैं। लेकिन सोचने वाली बात है 70% वर्कफोर्स जहां पर है, वहां पे हम उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, इन्वेस्टमेंट जनरेट नहीं कर पाए, हम वहां पर थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर गए। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ आर्गुमेंट्स थे इन फेवर एंड अगेंस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991।